हेलो साथियों, हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं यूके पीएससी के द्वारा ये कंडक्ट करवाया गया जो कि लेक्चरर पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम हुआ था। तो उसका पेपर जो है हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आज 11 नंबर के क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे और देखते हैं एक एक करके सब। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन यहाँ कहने का मतलब है संघनन। संघनन बहुलक यहाँ पूछ रहा है कि संघनन बहुलक क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना है कि कंडेंसेशन पॉलीमर जो होता है इसमें आपको देखने को मिलता है कि जब दो या दो से अधिक एकलक यानी मोनोमर आपस में जुड़ते हैं तो कोई सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे H2O या एल्कोहल या HCl इस प्रकार के ये मॉलिक्यूल भी साथ में बनते हैं। तो देखिए हम लोग ये कह सकते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर ज़रा समझें। ये कंडेंसेशन पॉलीमर जो जनरली यह होता है, यह इन्वॉल्व ए रिपीटिटिव कंडेंसेशन बिटवीन टू बाई फंक्शनल, मतलब दो बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं। जैसे आप जानते होंगे ये ग्लाइकाल है ना, ग्लाइकाल आप जानते हैं। जैसे देखें एथिलीन ग्लाइकाल CH2 OH दोनों साइड आप ऐसे ऐड कर लेंगे तो इसको एथाइलिन ग्लाइकाल कहते हैं। और जब आप इसकी क्रिया टेरिप्थाइलिक एसिड्स करवाते हैं तो देखिए टेरिप्थाइलिक एसिड क्या है, ये है टेरिप्थाइलिक एसिड। ठीक, यहाँ आप COOH और यहाँ इस साइड भी आप COOH लगाते हैं। तो देखिए होता क्या है कि इनकी ये इसका पॉलीमराइजेशन करवाते हैं। जब इन दोनों का आप पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो देखिए बनेगा क्या, तो जो बनता है वो टेरिलीन बनता है। क्या बनेगा? टेरिलीन बनेगा, टेरिलीन बनेगा। और साथ ही साथ यहाँ से देखें ये OH, यहाँ देखें COOH है और यहाँ OH है। तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका OH और इसका H ये निकल जाता है और इस तरीके से H2O मॉलिक्यूल देखिए यहाँ पर निकला। अभी हम कह रहे थे कि वही H2O निकलेगा या तो एल्कोहल का कोई अणु निकले या फिर HCl निकले। तो ये सब क्या होते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं। तो ये टेरिलीन बना और टेरिलीन को ही हम लोग डेक्रान भी कहते हैं, ये भी जानते रहिए। डेक्रान भी कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा, देखिए क्या होगा कंडेंसेशन पॉलीमर में, ये यहाँ टेरिलीन दिया भी गया है। और यहाँ क्या पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर। तो ये आपका ऑप्शन सी ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। टेरिलीन देखिए अभी हम लोगों ने बनाया भी था। और भी एग्जाम्पल हैं इसके, है ना, कंडेंसेशन पॉलीमर के। जैसे आप जानते हैं कि जब नायलॉन 6 हम लोग बनाते हैं तो देखें हेक्सा मेथाइलिन डाइएमीन, हेक्सा मेथाइलिन मतलब CH2 को आप 6 बार ले लीजिए और यहाँ देखें NH2 आप जोड़ दीजिए, NH2 ये हेक्सा मेथाइलिन डाइएमीन है। और साथ ही साथ इसके साथ आप एडिपिक एसिड की क्रिया करवा दें, है ना, एडिपिक एसिड। अब एडिपिक एसिड क्या है, तो CH2 का होल 4 कर दीजिए और इधर आप COOH और इधर भी आप जोड़ दीजिए COOH
ठीक, तो वही अब ये आपस में यहाँ से एक H निकल जाएगा और यहाँ से OH, तो ये H2O निकलेगा और इससे क्या बनेगा, इसका जब आप पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो नायलॉन 6 बनेगा, नायलॉन 6 कामा करके 6, नायलॉन 6 ठीक। और इसमें प्रेशर भी देना पड़ता है। टेम्परेचर लगभग 553 केल्विन आप देते हैं, ठीक। तो यह नायलॉन 6 भी क्या है, एक प्रकार का कंडेंसेशन पॉलीमर है। क्यों? क्योंकि इसमें भी H2O का फॉर्मेशन होगा, ठीक। और इसके अलावा और भी एग्जांपल आप दिखा सकते हैं, जैसे आप अगर नायलॉन 6 बनाते हैं तो कैप्रोलैक्टम लेते हैं, है ना, कैप्रोलैक्टम। तो ये कैप्रोलैक्टम लेते हैं और कैप्रोलैक्टम का जब आप पॉलीमराइजेशन करवाते हैं 533 से 543 केल्विन लगभग H2O के प्रेजेंस में, तो नायलॉन 6 बनता है। क्या बनेगा? नायलॉन 6 बनता है। और यह भी एक एग्जांपल है किसका, कंडेंसेशन पॉलीमर का। और इसके अलावा जैसे और भी एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे फिनॉल अगर आप लेते हैं, फिनॉल, ये फिनॉल आप देख रहे हैं, ठीक, फिनॉल है। और इसकी क्रिया अगर आप करवाते हैं फॉर्मल्डिहाइड से, HCHO से करवाते हैं, तो होगा क्या कि इसमें देखिए दो प्रकार के, पहले तो ये बनेगा आर्थ्रो, देखिए अब जैसे OH तो यहाँ है ही, अब यहीं पर आपका ये जुड़ जाएगा क्या, CH2OH, ठीक, ये हो जाएगा आर्थ्रो पोजीशन पर। और यहाँ पैरा पोजीशन पर भी आपको देखने को मिलेगा, है ना, पैरा पोजीशन पर भी ये मिलता है। तो होता ये है, देखिए यहाँ भी ऐसे मिलेगा CH2OH। तो ये आर्थ्रो पैरा वाले जो हैं ये आपस में पुनः रिएक्शन करते हैं, और दो तरीके से, अगर क्रॉस लिंक्ड करते हैं, है ना, क्रॉस लिंक्ड मतलब ये यहाँ से भी इसका ये अणु दूसरे वाले से जुड़े, ठीक, और ये भी जुड़े, क्रॉस लिंक्ड अगर करते हैं तब तो बैकेलाइट बनता है। और अगर लीनियर केवल यही आपस में ऐसे जुड़ते चले जाते हैं तो वो नोवोलैक बन जाता है, जानते रहिए। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल थे, ये सब के सब कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जाम्पल थे। देखिए, अच्छा, इसी में एक एडिशन पॉलीमर होता है, वो सब समझते चलिए, बस क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, साथ ही साथ और भी कुछ सीखते चलें। एडिशन पॉलीमर में क्या होता है, एडिशन पॉलीमर में आप देखते हैं कि जैसे मोनोमर जो होता है, जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसी के बहुत से अणुओं को हमने ले लिया। तो अब क्या करना है कि जैसे इसका पॉलीमराइजेशन करवाएं। अब ये दो प्रकार से होता है, आप जानते हैं, जैसे देखिए दो तरीके से आप इसमें करके आप लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी का पॉलीथीन आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर हमें लो डेंसिटी का पॉलीथीन बनाना है या हाई डेंसिटी का पॉलीथीन बनाना है, तब यहाँ पर देखिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा कि अगर हाई डेंसिटी का बना रहे हैं तब तो यहाँ जिगलर-नाटा कैटलिस्ट यूज करेंगे। यहाँ जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, यहाँ पर जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, ठीक है, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। अब जिगलर-नाटा कैटलिस्ट में होता क्या है, तो जिगलर-नाटा कैटलिस्ट में याद रखें, इसमें ट्राई एथिल एल्युमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड होता है। देखिए फिर सुन लीजिए, ट्राई एथिल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, उसी को आप जिगलर-नाटा कैटलिस्ट कहते हैं, उसको लेते हैं। और साथ ही साथ इसमें लगभग 6 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी देना पड़ता है, 333 से 343 केल्विन लगभग टेम्परेचर देते हैं। तो ये हाई डेंसिटी
का पॉलीमर बनता है। ठीक है, और इसका यूज कहाँ करते हैं, जैसे बकेट या डस्टबिन, ठीक, या बॉटल, ये सब बनाते हैं इससे। लो डेंसिटी पॉलीमर ज़रा देखिए कैसे बनाते हैं। लो डेंसिटी का जो ये पॉलीथीन होता है, ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन अभी हम लोगों ने बनाया था, और ये लो डेंसिटी पॉलीथीन ज़रा देखें इसको कैसे बनाते हैं। तो इसमें आप जैसे या तो ट्रेसेस में O2 है ना, कुछ कम मात्रा में आप O2 ले सकते हैं, या फिर अगर ये नहीं है तो आप ले सकते हैं इसमें कोई पराक्साइड ले सकते हैं, है ना, पराक्साइड ले सकते हैं, पराक्साइड लेते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर हाई प्रेशर लगभग 1000 से, यहाँ तो 1000 से लगभग 2000 तक यहाँ प्रेशर देना पड़ता है, और साथ ही साथ 350 से 570 केल्विन टेम्परेचर देते हैं। तो लो डेंसिटी का पॉलीथीन बनता है। जैसे इसका उपयोग फ्लेक्सिबल पाइप वाइप बनाने में करते हैं, ठीक, ये जानते रहिए। अच्छा, ये जो इसके समान प्रकार के, जब समान प्रकार के ही अगर एक ये मोनोमर जुड़ते हैं तो इसको तो आप एडिशन पॉलीमर कहते हैं। अगर जैसे टू डिफरेंट टाइप्स के हैं, है ना, इसी एडिशन का ही वो प्रकार है, टू डिफरेंट टाइप्स के अगर मोनोमर ऐड होते हैं और तब अगर कोई बहुलक बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, उसी को कह देते हैं कोपॉलीमर कह देते हैं। ठीक है, कोपॉलीमर कह देते हैं। कोपॉलीमर में टू डिफरेंट मोनोमर लेते हैं, लेकिन उसमें कोई एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल नहीं बनता, है ना। जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन ले लीजिए, और ये आप ले लीजिए उसको स्टायरीन को, ठीक है, तो ब्यूना यस बन जाएगा, ठीक, वो कोपॉलीमर होगा। तो इसका ऑप्शन ये करेक्ट होगा। देखिए सेकंड देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन। अब आप जानते रहिए कैनिजारो रिएक्शन यहाँ कौन नहीं देगा, डज नॉट कहा गया है ना। तो देखिए देते कौन है पहले तो ये जानना है ना। कैनिजारो रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड्स, वही एल्डिहाइड्स देते हैं जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम जो है वो नहीं होता है। अब जैसे आप चेक करेंगे तो HCHO, इसके पास तो अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है, है ना। CHO जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उसी को कहते हैं अल्फ़ा कार्बन, तो इसके पास तो एक्स्ट्रा कार्बन ही नहीं है। और जैसे आप बेंजल्डिहाइड ले लीजिए, बेंजल्डिहाइड में अगर आप देखें यहाँ बेंजल्डिहाइड, ये CHO, इसके पास तो अल्फ़ा कार्बन है, लेकिन इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, वही कैनिजारो देगा, है ना। तो एसीटेल्डिहाइड जो है देखें, ये CH3CHO, अब ये जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास देखिए हाइड्रोजन है, अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो यह तो नहीं देगा क्योंकि नहीं होना चाहिए, है ना, तभी कैनिजारो देगा। तो आपका इसमें ऑप्शन यही ए वाला ही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डज नॉट है ना, डू नॉट या डज नॉट यहाँ लिखा है कैनिजारो रिएक्शन, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। और ये बेंजल्डिहाइड जो है ये तो दे देगा, आपको पता है, क्योंकि इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता, फॉर्मेल्डिहाइड के पास भी नहीं होता, और ट्राईमेथिल एसीटेल्डिहाइड के पास भी नहीं होता, तो ये तीनों तो देंगे, ठीक है, ये बी डी और सी देंगे, जो ऑप्शन बी डी सी, यानी कि बेंजल्डिहाइड भी देगा, ये ट्राईमेथिल एसीटेल्डिहाइड भी देगा, फॉर्मेल्डिहाइड भी देगा, लेकिन यहाँ डज नॉट गिव कैनिजारो पूछा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, ऑन ए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी TLC प्लेट ए कंपाउंड मूव्स टू ए हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर and solvent front 19 सेंटीमीटर, दैट इज़ द RF ऑफ द कंपाउंड। RF अगर कभी निकालना हो
तो इसके लिए ये एक फार्मूला है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सॉल्यूट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाई सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट इसमें देखिए क्या है और सॉल्वेंट क्या है। तो देखिए सॉल्वेंट फ्रंट 19 यानी 12/19 करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये देखिए ये छोटा है तो 0 पॉइंट देखिए 19 का आप टेबल पढ़ लीजिए 0 लगा के, तो लगभग ऑप्शन सी ही आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी ही ये RF आ जाएगा इसका। ठीक, तो इसमें ज़्यादा कुछ हम लोगों को देखना नहीं है, बस सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कैफीन प्रेजेंट इन टी लीव्स, कैफीन जो है वो टी लीव्स यानी चाय की पत्तियों में प्रेजेंट होता है, एंड कॉफ़ी सीड्स और कॉफ़ी के बीजों में, कैन बी क्लासिफाइड एज, इसको हम लोग किस में क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग एल्केलॉइड में रखते हैं, ये जानते रहिए एल्केलॉइड में इसको रखते हैं। कैफीन जो है इसको एल्केलॉइड में रखा जाता है, तो इसका एकदम फैक्ट ये आपका ऑप्शन सी होगा, एल्केलॉइड। ठीक, इसमें कोई वो देना नहीं है हम लोगों को एक्सप्लेनेशन, तो सिंपल बस ऑप्शन याद रखना है कि इसका एल्केलॉइड होगा, कैफीन जो है वह एल्केलॉइड है। 15 नंबर क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ समझ लीजिए, इलेक्ट्रो मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन, ठीक, और फाइल का मतलब क्या है, लविंग। फाइल का मतलब क्या है, लविंग से यहाँ तात्पर्य है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, प्रिफर करे, इलेक्ट्रॉन को प्रिफर करे, इलेक्ट्रॉन को पसंद करे। और इलेक्ट्रॉन को कौन पसंद करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, है ना, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पसंद करेगा। तो देखिए इसमें क्या कहा गया, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन, यहाँ तो लोन पेयर ऑक्सीजन पर ऑलरेडी है ना, जैसे H2O का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ तो लोन पेयर ऑलरेडी है ऑक्सीजन के पास, 2 लोन पेयर, तो ये तो होगा नहीं। AlCl3 जो है एल्यूमिनियम, यही है ही आपका ऑप्शन, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर है और यहाँ नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, जो आप यहाँ C2H5NH2 देख रहे हैं, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। तो ये आपका बी ऑप्शन AlCl3, जैसे AlCl3 हुआ, ठीक है, इसके अलावा जैसे ये BH3 हुआ, ठीक, और ऐसे जैसे आप देखें यहाँ CH3 पॉजिटिव हुआ, ठीक है, ये सब जैसे कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो ग्रुप होंगे इलेक्ट्रॉन की कमी वाले, वही इलेक्ट्रोफाइल कहे जाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज ए चेन ग्रोथ पॉलीमर। चेन ग्रोथ पॉलीमर क्या होता है, चेन ग्रोथ में आप देखेंगे जैसे सिंपल है कि इसमें जैसे कोई डबल बॉन्डेड वाले मोनोमर होंगे तो यही डबल बॉन्ड टूट जाएंगे, ठीक, डबल बॉन्ड क्या होंगे, वो टूट जाएंगे, वो आपस में दूसरे मोनोमर को जोड़ने में हेल्प करेंगे। तो आपको देखने को मिलेगा जैसे इसमें चेक करिए, देखिए ऑप्शन स्टार्च है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, पॉलीस्टायरीन। तो पॉलीस्टायरीन जो देख रहे हैं यही ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टायरीन देखिए, स्टायरीन ये है CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक, CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये आपका स्टायरीन है। ऐसे इसी के बहुत से अगर आप ले लेते हैं अणु, तो ये आपस में जब जुड़ेंगे तो ये इसका ये सिंगल हो जाएगा, ठीक है, सिंगल हो जाएगा, फिर ये नेक्स्ट से जुड़ेगा। इस तरीके से जब बहुत से अणु जुड़ जाएंगे तो आप
इसी को क्या करेंगे, इसी को इस तरीके से करके एन लिख देंगे और भी चेन जोड़ करके, तो ये पॉली स्टायरीन होगा। और ये चेन ग्रोथ, देखें चेन ग्रोथ यानी इसकी क्या हो रही है, चेन बढ़ रही है ना। तो इसी को आप क्या कह देंगे, चेन ग्रोथ पॉलीमर। ठीक, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखें, ए न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल इन। न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन, तो देखिए क्लीमेंसन में तो आपको पता है, आप जानते हैं कि इस तरीके से ये कीटोनिक या एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। तो इसमें आप लेते हैं ये जिंक और Hg, है ना, जिंक अमलगम कह सकते हैं, और HCl। तो ये क्या करते हैं, जिंक और Hg HCl से क्रिया करके ये नवजात हाइड्रोजन बनाते हैं और ये रिड्यूस हो इसका रिडक्शन कर देता है। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा और हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, तो यहाँ CH2, ठीक, ये बन जाएगा। तो ये तो आपका क्लीमेंसन, इसमें कोई कार्बन बढ़ा नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। और वुर्ट्ज में ज़रा देखें, वुर्ट्ज रिएक्शन में कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन। अब देखिए वुर्ट्ज रिएक्शन जो होता है, वुर्ट्ज रिएक्शन, वुर्ट्ज में भी आप इस तरीके से देखते हैं, जैसे CH3Cl है, इसी के 2 मॉलिक्यूल हैं, और इस आप सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाते हैं, तो ये CH3 ये तो अलग होता है और इसके बाद ये जुड़ करके इस तरीके से बना लेता है, और यहाँ 2NaCl भी बनता है, 2NaCl। ठीक, तो यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल। वुर्ट्ज रिएक्शन में कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ज़रा देखें, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी आप करवाते हैं तो एल्काइलेशन करवाते हैं, तो यहाँ पर भी होता है ना, यहाँ पर भी हो जाता है। ये क्या है, अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे इसमें आपने देखा वुर्ट्ज रिएक्शन, इसमें भी हुआ है ना, वुर्ट्ज में भी हुआ और फ्रीडल क्राफ्ट में भी हो रहा है। कैनिजारो में अगर आप चेक करेंगे तो इसमें नहीं होता कैनिजारो रिएक्शन। तो अभी आपने देखा भी था, है ना, इसके पहले आप जानते भी हैं कैनिजारो में जैसे होता क्या है, जैसे ये HCHO है ना, इसी के 2 अणु अगर आप ले लेते हैं, कंसनट्रेटेड कोई भी बेस ले लेते हैं, एल्कली जिसे आप कहते हैं, है ना, जैसे KOH या NaOH आप ले लें 50% कंसनट्रेटेड, तो इसमें एक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और एक का रिडक्शन हो जाएगा, है ना। एक तो बन जाएगा आपका ये CH3OH बन जाएगा, और एक अणु जो है 2 अणु आप लिए हैं, तो एक का तो हो जाएगा HCOONA। तो ये तो ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट है और ये रिडक्शन का प्रोडक्ट है, तो इसमें कार्बन तो बढ़ा नहीं। लेकिन अब वुर्ट्ज रिएक्शन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में किसे आप सही मानेंगे, तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ ऑप्शन C लगाएंगे। ठीक, वुर्ट्ज रिएक्शन में भी बन रहा है, फ्रीडल क्राफ्ट में भी बन रहा है, बट आप क्या करेंगे, बट आप यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को ही करेक्ट मानेंगे। ठीक, जानते रहिए फ्रीडल क्राफ्ट में ये इससे ज़्यादा फिजिबल होता है, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को ही आप करेक्ट मानेंगे। ठीक, जानते रहिए वुर्ट्ज रिएक्शन में कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग तो हुई, ठीक है, बॉन्डिंग तो हुई, लेकिन यहाँ ध्यान दें जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगा इसमें जो बॉन्डिंग हो रही है, इसमें जो बॉन्डिंग हो रही है वह यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा आपने कुछ जैसे विशेष रूप से एक्स्ट्रा कुछ नहीं वो किया है ना, कुछ लगाया नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए हो तो दोनों में रहा है वास्तव में, लेकिन आपको यही फ्रीडल क्राफ्ट ही लगाना है, जानते रहिए। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस
CO2 जो है ये तो है, CO2 सबसे ज़्यादा मात्रा में 50% होता है, ठीक, ग्रीन हाउस में। और इसके बाद देखिए यहाँ आप दिखा दे रहे हैं, ज़रा देखिए CO2 जो होता है, CO2 ये 50% होता है ग्रीन हाउस गैस में, है ना, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इसके बाद CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे आप फ्रियान कहते हैं, 20% इसकी मात्रा होती है। और इसके बाद मेथेन का क्रम आता है, मेथेन CH4, मेथेन लगभग 16% होता है, 16%। और ओजोन इसके बाद आता है, ओजोन 8% होता है, 8%। और थोड़ा बहुत वहाँ पर ये N2O नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, जो कि बहुत कम 6%, ठीक, 6%। तो जानते रहिए कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में CO2, इसके बाद CFC, फिर CH4, फिर O3, इसके बाद N2O। तो अब यहाँ ऑप्शन देखना पड़ेगा हम लोगों को। CO2 तो बहुत अधिक मात्रा में है, मेथेन भी अभी आपने देखा 16% है, N2O ये तो बहुत कम मात्रा में है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको पता है ये तो 20% है, ये 20% है। मेथेन जो है वो 16% है। CO2 जो है ये तो सर्वाधिक मात्रा में 50% है, और ये 6% है। तो आप नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, उतना इफेक्टिव नहीं, तो C को ही आपको लगाना है, ठीक है, इसकी भी मात्रा होती है, लेकिन यहाँ बहुत कम मात्रा होने के कारण इसी को आप मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19, हाउ मेनी प्रोटॉन सिग्नल्स वुड बी एक्सपेक्टेड इन द NMR स्पेक्ट्रम ऑफ ClCH2CH2Cl, यानी 1,2 डाइक्लोरोएथेन में। तो ये तो Cl दोनों साइड सेम है, तो इसमें तो 1 सिग्नल ही आएगा, है ना, ये सिंपल है, इसमें 1 सिग्नल ही आएगा। और वो होता कितना है, तो 3.73 होता है ना। केवल हाइड्रोजन प्रोटॉन शिफ्ट जो होता है वही होता है, तो सिंपल इसमें बस 1 सिग्नल आएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज जिगलर नाटा कैटलिस्ट ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो ये तो अभी आपको बताए भी थे, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और एल्युमिनियम, या आप ऐसे कहें ट्राई एथिल एल्युमिनियम आप कह दीजिए, या फिर हाँ यही बोल दीजिए, ट्राई एथिल एल्युमिनियम और प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ठीक है। ये बी ऑप्शन जिगलर नाटा कैटलिस्ट हो जाएगा आपका। देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 21, हेमीटरपीन्स आर दी कंपाउंड्स विच कंटेन। अब देखिए हेमीटरपीन्स जो होता है ये आप जानते हैं कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आप देखे होंगे, जैसे ये आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर है ना, आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ये तो ये जो मॉलिक्यूल है यह उपस्थित रहता है, ठीक है, किसमें, ये उपस्थित रहता है आपका हेमीटरपीन्स में, ये उपस्थित रहता है। तो 1 आइसोप्रीन यूनिट, यहाँ देखिए लिखा भी गया है 1 आइसोप्रीन यूनिट, तो फर्स्ट वाला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, 1 आइसोप्रीन यूनिट, ठीक। जानते रहिए ये मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, ये क्या है, आइसोप्रीन मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, इससे प्राकृतिक रबर बनाया जाता है, ठीक। तो 1 आइसोप्रीन यूनिट होता है इसमें। देखिए इंग्लिश वाला देखते हैं हम लोग, हिंदी में तो कुछ इधर उधर इस तरीके से समझ में कम आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ।
बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज क्या है, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, ठीक कुछ इस तरीके का इसका ये। अब यहाँ देखिए पाइरेनोज कहा है तो 6 जो होंगे एटम होंगे इसके रिंग में, ठीक। अगर फ्यूरेनो कहा होता फ्यूरेनोज तब तो 5 होता। तो देखिए इस तरीके का होता है। ये आपका ग्लूकोज का वही साइक्लिक स्ट्रक्चर है। यहाँ आपका OH, यहाँ H, ये H और ये बीटा है, ठीक। बीटा डी दिया है तो ये आपका यहाँ OH, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप एक दूसरे का अपोजिट रहेंगे, ज़्यादा स्टेबल होता है बीटा। तो OH यहाँ देखिए ऊपर है, अब यहाँ नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर बड़ा ग्रुप ये CH2OH ऊपर, CH2OH ऊपर, और जो यहाँ H आप कर देंगे, ठीक है, H लिख दो। तो यही हो गया क्या, ये बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज हो गया। अब इसमें पूछा है क्या होता है ना, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज में। देखिए बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज में आपको याद रखना है, इसमें यहाँ पहचानिए ये कार्बन, अगर जब कार्बन से OH जुड़ा हो और कोई साइक्लिक ईथर भी हो, जैसे कलर चेंज करके आपको दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए ये यहाँ एक साइक्लिक ईथर है, क्योंकि ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद पुनः कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ OH भी जुड़ा हुआ है ना। तो ऐसे कंडीशन में जब भी अगर हो तो आप तुरंत इसको हेमी एसिटल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हेमी एसिटल। अब यहाँ पर हम लोग साथ ही साथ अब ये देख लेते हैं, हेमी एसिटल तो आप समझ गए हैं यही होगा। देखिए ज़रा एसिटल क्या होता है, हेमी कीटल क्या है और कीटल क्या है, इसको भी ज़रा साथ में समझ लें हम लोग, है ना, तो ज़्यादा बेटर होगा। अब एसिटल ज़रा समझें, है ना। एसिटल एक एक करके सब देख लीजिए ज़रा एक बार पुनः देखिए। हेमी एसिटल क्या है, हेमी एसिटल जैसे कार्बन है, कार्बन से OH जुड़ा रहे, ठीक है, और इसी से ये ऑक्सीजन और कार्बन ये साइक्लिक ईथर आप कह सकते हैं, और यहाँ कार्बन से ये कोई भी ग्रुप जुड़े रह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका हेमी एसिटल हो जाएगा। अब ज़रा देखिए हेमी कीटल क्या है, हेमी कीटल ज़रा समझिए। हेमी कीटल में क्या होता है, जैसे कार्बन है, इससे OH जुड़ा हुआ है, ठीक। अब इसी से क्या होगा कि कोई CH3 ग्रुप जुड़ा रहेगा, कोई CH3 ग्रुप जुड़ा रहेगा, और इसी से ये साइक्लिक ईथर भी जुड़ा रहेगा, ठीक। और यहाँ पर कार्बन या कुछ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन वो रिंग में चला जाएगा, ठीक। तो ये आप याद रखिए, जैसे कार्बन है अगर उससे OH जुड़ा है और अगर साइक्लिक ईथर जुड़ा है, केवल साइक्लिक ईथर और OH, तब तो हो जाएगा हेमी एसिटल, जैसे इसमें अभी आपने देखा। लेकिन अगर यहीं पर CH3 जुड़ जाए, है ना, इसी हेमी एसिटल में एक्स्ट्रा ये CH3 आ गया, तब हेमी कीटल हो जाएगा, ठीक। और एसिटल क्या है, एसिटल ज़रा देखिए क्या है। एसिटल में ये होता है कि जैसे दो, यहाँ देखिए जैसे कार्बन है, ये कार्बन है, अब कार्बन से यहाँ पर ये OCH3 जुड़ा रहे, ठीक है, OCH3 ये जुड़ा रहे, और इसी से देखिए यहाँ CH3 जुड़ा रहे, CH3 जुड़ा रहे, और यहाँ कुछ भी आप जोड़ लीजिए। तो ये देखिए यहाँ CH3O के दो पार्ट जुड़े हुए हैं और एक CH3 जुड़ा है, तो इसको आप कह देंगे क्या, इसको आप कह देंगे एसिटल। ये क्या हो जाएगा, एसिटल, ठीक। और कीटल क्या है ज़रा देखें, कीटल में बस ये याद रखिए कि 2 CH3 हो जाएगा, है ना। कितने हो जाएंगे, 2 CH3 हो जाएंगे। जैसे यहाँ
यही कीटल देख लीजिए, ये कार्बन है, यहाँ यहाँ 2 आप CH3 जोड़ दो, ठीक, 2 CH3 और इसके बाद यहाँ ये साइक्लिक ईथर हो जाएंगे, ठीक है, साइक्लिक ईथर। तो इस तरीके से आपको समझना है, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन। लिनोलेइक एसिड इज ए काइंड ऑफ फैटी एसिड विच कंटेन्स। लिनोलेइक एसिड, सबसे पहले तो इसका फार्मूला समझें, है ना। लिनोलेइक एसिड का कार्बन 18, हाइड्रोजन 32, ऑक्सीजन 2। अब इसमें आप 18 इस तरीके से 1 2 देखिए, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और यहीं CHO, यहाँ लास्ट में CHO ग्रुप रहता है। और यही छठे नंबर 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़कर फिर डबल बॉन्ड। तो कितने डबल बॉन्ड हुए, एक डबल बॉन्ड तो यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, और CHO में भी एक डबल बॉन्ड है, तो 3 डबल बॉन्ड हो जाते हैं, है ना। कितने डबल बॉन्ड होंगे, 3 डबल बॉन्ड होंगे। तो चेक करिए, देखिए किस में मिलेगा। 18 कार्बन पहले तो क्लियर, और 3 डबल बॉन्ड, तो आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि बेंजीन रिंग एक्टिवेटर ग्रुप आर। अब देखिए बेंजीन रिंग अगर है ऐसा, अब बेंजीन रिंग एक्टिवेटर यहाँ कहा जा रहा है, तो बेंजीन रिंग एक्टिवेटर आर्थ्रो और पैरा डायरेक्टिंग जितने भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, है ना, जैसे आर्थ्रो और पैरा, अब यहाँ मान लीजिए अगर कोई ग्रुप जुड़ा जैसे OH है, ठीक, आर्थ्रो और पैरा पोजीशन पर जितने भी ग्रुप जुड़ने वाले होते हैं वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करने वाले होते हैं, तो ये तो जानते रहिए। और डीएक्टिवेट करने वाले ग्रुप कहाँ से जुड़ते हैं, तो ये मेटा पोजीशन से, जानते रहिए मेटा पोजीशन से, ठीक। तो याद रखिए कि बेंजीन रिंग एक्टिवेटर ग्रुप आर्थ्रो एंड पैरा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, और मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट कौन होता है, तो वो एक्टिवेटर नहीं डीएक्टिवेटर होते हैं, ठीक। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और शेष देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स डज नॉट रिएक्ट विथ Na2Cr2O7 H2SO4। तो इसमें तो आपको केवल पहचान करना है कि कार्बन जो होगा जिससे OH जुड़ा हुआ है, अगर यहाँ हाइड्रोजन रहेगा, जैसे देखिए अगर यहाँ हाइड्रोजन जब तक रहेगा, जैसे हाइड्रोजन यहाँ अगर है, तो ये क्या होंगे, ये तो रिएक्शन कर लेंगे। लेकिन अगर यहीं पर कार्बन से ये CH3 ग्रुप, ठीक है, यहाँ भी CH3 ग्रुप अगर जुड़ गया, तो अब तो हाइड्रोजन है नहीं, ठीक। अब हाइड्रोजन है नहीं, यानी अल्फ़ा हाइड्रोजन ही नहीं है। OH जिस कार्बन से जुड़ता है उस कार्बन को अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, इस कार्बन को अल्फ़ा कार्बन कहेंगे, इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो अब अल्फ़ा हाइड्रोजन देखिए कहाँ पर है, जहाँ होगा वहाँ पर रिएक्शन होगा, और जहाँ पर नहीं होगा तो वहाँ नहीं होगा। अब जैसे इसमें तो नहीं है, है ना, तो यहाँ रिएक्शन तो एकदम नहीं होगा, ठीक। पहचानिए, देखिए इसमें अगर आप चेक करें, ये पहला ये ऑप्शन करेक्ट है, जान लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग देख चुके। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो इसलिए तो ये दोनों होंगे ही नहीं, है ना। डज नॉट रिएक्ट पूछा है, ये रिएक्शन कर लेंगे ये दोनों, क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो यहीं पर नहीं है, तो यही होगा, ठीक। ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। तो आज के लिए हम लोग चलिए ऐसा 30 पूरा ही कर लें जल्दी से, है ना, देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा विशेष तो नहीं दिख रहा। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी 1H NMR सिग्नल्स डू यू एक्सपेक्ट फॉर
अब ये आपका कंपाउंड दिया गया है, कितने इसमें NMR सिग्नल हैं, तो ये BR ये तो सिमिलर है, तो एक तो ये हो गया, और CH3 देखिए रिंग से लगा हुआ है, तो दो यहाँ हो गया, और ये देखिए ये पूरा ग्रुप लगा है, तो 3 होने चाहिए यहाँ, 3 ऑप्शन जो होगा वो 26 का बी करेक्ट होगा। 27 देखिए, दी IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड सिच, निम्नलिखित ये कंपाउंड का IUPAC नेम अगर इसका अगर आप देखें नंबरिंग करें तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ से देखें नंबरिंग, देखिए कहाँ से करेंगे, अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 दूसरे नंबर पर आ जाएगा, ये तीसरे पर, ये चौथे पर, ये पाँचवें पर आ गया। इधर से अगर आप करते तो थर्ड पोजीशन पर आता है ये डबल बॉन्ड, तो इधर वाला यही करेक्ट है, ठीक। तो 4 मेथिल है ना, 4 मेथिल, और उसके बाद पेंट 5 कार्बन है, पेंट 2 ईन, तो ये तो ऑप्शन सी ही दिख रहा है, 4 मेथिल पेंट 2 ईन, ठीक। तो ये ऑप्शन आपका 27 का सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28, 30 तक कर लेते हैं आज। 28 क्वेश्चन, द कंपाउंड्स विच कंटेन मेनी NH एंड CO, NH CO तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि यह प्रोटीन में होता है, और ये क्या है, जैसे NHCO, ये अगर कहीं पर मिले तो इसी को आप पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या कहेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड जो है यह प्रोटीन में होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ये जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दी मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी इज, मेन सोर्स विटामिन डी का क्या होता है? सनलाइट ही होता है, आपको पता है ना। सूर्य के प्रकाश में जब आप मॉर्निंग में और इवनिंग में, है ना, आपको जो सनशाइन होती है वो हमारे त्वचा में जब उसके रेडिएशन, उसके जो विकिरण हैं वो जाते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो विटामिन डी का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में हो जाता है, ठीक। तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, ठीक। लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज सोन, समावयवता की बात हो रही है, किस प्रकार की समावयवता ये इस निम्नलिखित ये मॉलिक्यूल में देखने को मिलती है, इस अणु में किस प्रकार की समावयवता देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है CH3, CH से जुड़ा है OH, और इसी से जुड़ा है CHO, ठीक। तो अब इसमें आप ज़रा चेक करिए, देखिए यहाँ इस कार्बन को ध्यान से देखें, ये ग्रुप डिफरेंट ग्रुप, ये भी डिफरेंट ग्रुप, ये भी डिफरेंट ग्रुप, और ये H अगर यहाँ ये इसी कार्बन से जुड़ा है डिफरेंट ग्रुप, तो डिफरेंट ग्रुप ये कार्बन जो है ये कायरल कार्बन हो जाएगा, और कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आप ऑप्शन ए ही लगाइए, ठीक। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जियोमेट्रिकल में तो आपका सिस ट्रांस आता है, वहाँ डबल बॉन्ड होना आवश्यक है। चेन आइसोमेरिज्म में चेन चेंज होनी चाहिए, तो आपका इसमें ऑप्शन ए ही करेक्ट है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी, और इसके पहले की वीडियो जो होगी उसका लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको भी देख सकते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक। और भी इसी तरीके के वीडियोज़ को पाने के लिए थैंक्स।